क्या है? कविता क्या है? हाथ की तरफ उठा हुआ हाथ, देह की तरफ झुकी हुई आत्मा, मृत्यु की तरफ घुरती हुई आंखें। क्या है कविता? कोई हमला, हमले के बाद पैरों को खोजते लहूलुहान जूते, नायक की चुप्पी, विदूषक की चीख, बालों के गिरने पर नाई की चिंता, एक पत्ती के टूटने पर राष्ट्र का शोक। आखिर क्या है? क्या है कविता? मैंने जब भी सोचा, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई। मूंछों में दबी बारीक सी हंसी, हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मुझे। नमस्कार। साखी के फेसबुक पेज से लाइव कार्यक्रम में मैं शोमा बंदोपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष के अन्यतम सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि केदारनाथ सिंह जी की पुण्यतिथि पर साखी त्रैमासिक की ओर से आज की ये प्रस्तुति है। पहले कवि को शत शत प्रणाम। कविता क्या है? मेरे लिए कविता अनुभूति और अनुभव से निर्मित एक सेतु है। उस सेतु की एक और कवि द्वारा सृष्ट कविता है और दूसरी ओर पाठक को। आज के रंगीन परिवेश और व्यस्तताओं से भरे जीवन में कविता के माध्यम से ही तो हम देखते हैं जीवन का आघात, प्रतिघात, दुख सुख, वेदना उल्लास का प्रतिबिंब। कवि मन में निरंतर पथ चलने का आह्वान रहने पर भी कवि एक प्रकार से निस्संग निष्पक्ष होकर ही प्रत्येक शब्द का सटीक चयन कर कविता की सृष्टि करता है। उसके लिए तो शब्द ही ब्रह्म है। अर्थों से परिपूर्ण वह कविता पाठक को आनंद लोक में ले जाती है। कवि कविता के माध्यम से दान कर जाते हैं प्रेम का अमृत, और इसी तरह सृष्टि होती है एक सार्थक कविता की। कविता का बोध और अनुभूति कवि के साथ हमारा आत्मीय परिचय करवाता है। कवि कविता में जिस व्यंजना की सृष्टि करते हैं या फिर बिंब के माध्यम से जीवन की छवि अंकित करते हैं, कविता पाठ के बाद पाठक अनायास कवि और उसके द्वारा सृष्ट कविता के साथ एक आत्मीय बंधन में बंध जाते हैं। कविता का सुख और कविता का दुख आंतरिक होता है। इसीलिए तो मनुष्य देहबद्ध जीव होने के बावजूद कविता के माध्यम से इंद्रियातीत एक आनंद सागर में डूब जाता है। और यही है कवि केदारनाथ सिंह और उनके द्वारा सृष्ट काव्य का गौरवमय सत्य। 3 लंबे वर्ष बीत गए हैं कवि केदारनाथ सिंह को चले गए, पर उनके समूचे अस्तित्व के साथ वो आज भी हमारे जीवन चेतना से उतने ही जुड़े हुए हैं जितना पहले थे। उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, विश्व मैत्री और संस्कृति के समन्वय का सेतु बंधन, उनकी कविताओं की विलक्षण खूबियां, उदाहरणार्थ बिंबात्मकता, लोक तत्व के आस्वाद से भरपूर भौतिक अभौतिक जगत की व्याख्या, आत्मी मोहक भाषा का सहज सरल प्रयोग जो हमें मोह मुग्ध कर देती है। ये सब कुछ हमें उतना ही उद्बुद्ध करता है कि हम जीवन देवता से नित्य प्रार्थना करने लगते हैं कि उनकी सृष्टि युगों तक हमें जीवन पथ पर सही दिशा में अग्रसर होने की शक्ति देते रहे।
हर कवि के भीतर एक पथिक रहता है। मैं समझती हूँ मेरे प्रिय कवि भी पंथी रहे हैं जीवन भर। केवल लाठी के बदले हाथ में उठा लिया था उन्होंने कलम। कविवर केदारनाथ जी वो पथिक थे और उनका वो पांथशाला यानी कि उनका अतिथि निवास सजा हुआ था उनके मानस में समाये विविध वर्णीय कविताओं के कई रंगों से। वे रंगों के ईश्वर हैं। जीवन की कई विचित्र अनुभूतियों से और विविध अनुभवों से रंगा है उनका सारा कल्पना जगत। उस रंग से वे पाठक के मन को अनायास स्पर्श करते हैं और तब बहुत इच्छा होती है कि उस कवि से मिला जाए, उनके संस्पर्श में जाया जाए और बहुत साध होती है कि उनकी कविता को स्पर्श करने की। मेरे प्रिय कवि की कल्पना रंगी थी प्राणों के उच्छ्वासों से, मन के असीम अनंत आलोक से। ये कल्पना किसी निश्चित नियम से बंधी नहीं है और इसी तरह उनकी हृदय के भीतर दौड़ते महाकाल ने उस घोड़े को भी बड़े प्यार से रोक दिया था। महाकाल का वो घोड़ा कितनी ही बातें बताते रहता है कवि को। वास्तव में वह कवि खुद से कुछ नहीं छिपाता, इसलिए उनमें आत्म प्रवंचना भी तो नहीं है, न स्वयं से और न उनकी कल्पना से। मेरे मानस में मेरे प्रिय कवि की छवि कुछ ऐसे ही है। मुझे याद है कि उनके कविताओं से मेरा पहला साक्षात्कार छात्रावस्था में हुआ था। समय जैसे जैसे बीतता गया उनकी कविताओं के प्रति लगाव भी गहरा होता गया। कवि से कभी न मिलने पर भी उनकी कविताओं के माध्यम से मैं उन तक पहुंच ही जाती। एक गहरी आत्मीयता, एक उष्माहट मुझे भीतर तक छू जाती और यहीं से एक तीव्र इच्छा उनकी कविताओं को बांग्ला में अनुवाद करने की मेरी होती। भीतर ही भीतर पैदा होने लगी थी। पहली कविता जिसका मैंने बांग्ला में भाषांतरण किया था, मुझे याद है वो हाथ कविता थी, पर वो कहीं छपी नहीं थी। कॉलेज मैगजीन में मैंने दिया था, कॉलेज मैगजीन में ही छपी थी। परवर्ती काल में कब उनसे मेरा पहली बार मिलना हुआ तो अनायास ही ये कविता मुझे याद आ गई। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की ही तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। उनकी कविताओं के प्रति एक दुर्निवार आकर्षण तब पैदा हुआ जब मैंने जीवन युद्ध में प्रवेश किया। एक बड़े कठिन समय से गुजरते वक्त आए दिन उनकी काव्य पंक्तियों का मुझे आश्रय लेना पड़ता। आखिर मैं एक डरपोक लड़की ने धीरे धीरे इन काव्य पंक्तियों में अपना मुख्य मंत्र ढूंढ लिया। इंतजार मत करो, जो कहना है कह डालो, क्योंकि हो सकता है कि फिर कहने का कोई अर्थ न रह जाए। या फिर जब अब लौट आओ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। अगर कंधे दुख रहे हो कोई बात नहीं, यकीन करो कंधों पर, यकीन करो और खोज लाओ कोई नई चट्टान। समय के निष्ठुर चक्रव्यूह में फंसकर जब मैं दिशाहीन हो रही थी तो इन्हीं शब्दों में मुझे एक अपरिमित साहस मिला था और मैं गुम होने से बच गई थी। ठंड से नहीं मरते हैं शब्द, वे मर जाते हैं साहस की कमी से। कई बार मौसम की नमी से मर जाते हैं शब्द। ये पंक्तियां काफ़ी थी मेरे भीतर एक नए उत्साह को जन्म देने के लिए। आज जब भी उनके काव्य संग्रह के पन्नों को खोलकर बिना नाम की उस नदी जिसे मैंने बांग्ला में अनामनी नदी के नाम से अनुवाद किया, उसके पार बैठती हूँ तो जैसे उनकी आवाज़ से सुन पाती हूँ। वे जला देते हैं एक टूटे ही लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। मुझ जैसे साधारण लोगों की संघर्षशीलता और जिजीविषा को कवि ने उपर्युक्त पंक्तियों में किस बखूबी से चित्रित किया है। उन दिनों मैं महाविद्यालय में अध्यापन कर रही थी जब पहली बार सन 2002 में
एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनसे मेरा मिलना हुआ था। उनसे मिलकर एक सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक बड़े कवि के चेहरे पर प्राय जो आत्मगौरव की प्रसन्नता भरी मुद्रा दिखाई देती है, वह उनके चेहरे पर अनुपस्थित थी। उसकी जगह एक शिशु की सरलता भरी मुस्कान और लेंस के पीछे उज्जवल स्नेह से भरी चमकती दो आंखों ने मुझे चमत्कृत कर दिया था। और मुझे लगा, तो बड़े कवि क्या ऐसे ही होते हैं? कुछ कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे कवि सुनील गंगोपाध्याय जी से भेंट होने पर भी हुआ था। उन दिनों किस्से कहानियों के साथ साथ कविताएं भी मैंने लिखनी शुरू की थी, बांग्ला के साथ साथ हिंदी में भी, और अनुवाद तो खूब कर रही थी। ये जानकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी। 2-3 बार कलकत्ते में मिलने के पश्चात उन्हें करीब से जानने का मौका मुझे चीन यात्रा के दौरान मिला, जब साहित्य अकादमी के सौजन्य से भारतीय लेखकों का एक दल चीन की यात्रा कर रही थी 2007 में, तो मैं भी उस दल में थी। और ये मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त कविवर को जानने का मुझे बहुत अच्छा सुअवसर मिला था। कवि के तीसरे सप्तक में संकलित कविताओं के बारे में दिए गए उनका जो आत्मकथन है, कोट, कविता, संगीत और अकेलापन, 3 चीज़ें मुझे बेहद प्रिय हैं। मित्र बहुत कम बना पाता हूँ, क्योंकि एक व्यवहारिक आदमी में जो खुलापन होना चाहिए उसका मुझ में नितांत अभाव है। मैं उनके इस अकेलापन प्रियता की बात से कहीं उन्हें मिला नहीं पाई, बल्कि बांग्ला के अविस्मरणीय कवि जीवनानंद से उनकी तुलना कर बैठी। जीवनानंद के बारे में भी कहा गया है कि वे निर्जनतम कवि हैं। बुद्धदेव वसु की जो जीवनानंद पर किताब है, उसमें ये पंक्ति आपको मिलेगी। तो जीवनानंद ने भी शास्त्री तारा तिमिर नामक ग्रंथ में स्वयं को निर्जनता पसंद कवि के रूप में आख्यायित किया था। खैर, कवि केदार जी के स्नेह भरे सहज संभाषण, आत्म व्यवहार और अध्यापक होते हुए भी गैर अध्यापकीय शैली में कविता एवं कई अन्य विषयों पर हुई बहुत सहज सरल बातचीत ने मेरे मन में कवि के असाधारण व्यक्तित्व की एक स्थायी छवि अंकित कर दी थी। मैं बांग्ला भाषी हिंदी की अध्यापिका हूँ। चाहे लेखन का हो या अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र में, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनके एवं उनकी कविताओं के प्रति मैं सदैव ऋणी रहूंगी। चीन यात्रा के दौरान उनके हाथ से बाघ कविता संकलन की एक प्रति एक अमूल्य उपहार के रूप में मिली थी। कवि की कविताओं को अनुदित कर उन्हें बांग्ला के पाठकों तक पहुंचाने का काम भी मैंने उसी दिन से आरंभ कर दिया था। मेरे कपबोर्ड में अभी तक जो है मेरी बेटी को दी हुई एक चीनी बालिका से खरीदी हुई सामग्रियां अब तक जो है मेरे पास है सुरक्षित। तो जब मैंने उनके बाघ कविताओं का, बाघ संकलन की कुछ कविताओं का अनुवाद किया, तो वो बांग्ला की चर्चित पत्रिकाएं उतल हवा, समतट, शारदिया, स्वीन हो स्ट्रीट उत्सव आदि पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपी और उसकी प्रशंसा व चर्चा भी खूब हुई। बांग्ला पाठकों एवं विद्वज्जनों में केदारनाथ जी बेहद लोकप्रिय कवि हैं। बांग्ला के कवि और पाठक समाज ने उन्हें अपने बीच पाकर किस प्रकार हर्ष और गर्व का अनुभव किया है, इसका एकाधिक बार मैं जो है साक्षी रही हूँ। उनकी कविताओं के अनुवादक होने के नाते कई बार कलकत्ते में उनके साथ बैठकर काव्य पाठ करने का अवसर भी मिला। कवि की मोहक मुस्कान और लोक रंग से भरी कविताओं ने बांग्ला के श्रोताओं को किस प्रकार जो है मुक्त कर दिया और उसकी अनुकूल प्रतिक्रियाओं से भर देती थी, इसकी भी साक्षी रही हूँ मैं। और तब हिंदी एवं बांग्ला दोनों भाषाओं के साहित्य की अध्येता होने के नाते ये सोचकर मैं गर्व से भर उठती कि केदारनाथ जी जितने हिंदी के कवि हैं उतने ही बांग्ला के भी। कवि को भी भारतीय भाषाओं से इतना प्रेम था, ये उनकी एक पंक्ति से स्पष्ट हो जाती है। एक जगह उन्होंने कहा है कि एक भारतीय के नाते मेरा स्नेह सभी भारतीय भाषाओं से है। मैं ये सभी भाषाएं बोलता लिखता नहीं, लेकिन ये सभी मेरी मिट्टी की भाषा है। मेरे मानना है कि सभी भाषाएं मिलकर आगे बढ़े और सबका साथ इनका प्रचार हो। केवल बांग्ला के पाठक ही नहीं, वरन कई ख्यातिलब्ध कवि एवं आलोचक जैसे सुनील गंगोपाध्याय जी, शंख घोष, उत्पल बसु, मल्लिका सेनगुप्ता, सुबोध सरकार जी, तापस राय, प्रोफेसर अमीय देव, प्रोफेसर रामकुमार मुखोपाध्याय आदि भी उनकी कविताओं के एकनिष्ठ प्रशंसक रहे हैं। उल्लेखनीय है
कि अकाल में सारस काव्य संकलन का जब बांग्ला अनुवाद मतलब जो है बांग्ला की बहुचर्चित कवियत्री मल्लिका सेनगुप्ता जी ने किया, तो साहित्य अकादमी से वो प्रकाशित हुआ था। वो उनका पहला बांग्ला अनुवाद था। बांग्ला में अनुवाद होने के पश्चात उनका प्रभाव किस प्रकार बांग्ला कविता पर पड़ा था, इसका अध्ययन बड़ा दिलचस्प है। दिवंगत कवियत्री मल्लिका सेनगुप्ता का कहना है कि कवि का जो जीवनानुभव था बड़ा व्यापक और सघन रहा है। इनकी कविताओं की भूमि महानगर कस्बों से लेकर सुदूर गांव, देहात, पहाड़ तक की जो अंचल है वहां पर पड़ी है। दैनंदिन लोक जीवन से जुड़े तमाम अनुभवों को कवि ने अपनी कविताओं में वाणी दी है। यही लोक जीवन है जिसके कारण मुझे इनकी कविताओं का अनुवाद करते समय भरपूर आनंद मिला। आशा है मेरी बातें आप तक पहुंच रही है। स्वीन हाउस स्ट्रीट के प्रकाशक एवं बांग्ला के प्रख्यात युवा कवि तापस राय जी काफ़ी नामचीन कवि हैं बांग्ला के, और कवि के बहुत करीब थे वो। तो उनका केदारनाथ जी के बारे में कहना है कि बांग्ला के युवा कवियों के मन में केदारनाथ जी की कविताओं के प्रति एक अमोघ आकर्षण है। वे सोचते हैं कि उनमें और उनके काव्य में कुछ ऐसा है जिसका रहस्य न केवल समझने में बल्कि उसे आत्मस्थ करने में भी आधुनिक कविता की मुक्ति है। साहित्य अकादमी कोलकाता कार्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं बांग्ला के बहुत ही विख्यात वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय, जो कवि को बड़े लंबे समय से जानते थे और जब भी आदरणीय केदारनाथ जी यहाँ आते थे तो मुझे लेकर उनसे मिलने जाते थे। सिर्फ उनसे ही क्यों, बांग्ला के जितने वरिष्ठ कवि रहे हैं सबसे उनकी जो है बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने कवि की महत्ता को भारतीय काव्य जगत में कुछ इन शब्दों में व्याख्यायित किया है कि कवि केदारनाथ सिंह सही अर्थों में एक भारतीय कवि हैं। भारतीय कविता के मानचित्र से वो गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। अपनी कविताओं में भारत के अतीत से लेकर वर्तमान समय तक एक बहुत बड़े समय को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से धारण किया है। उनकी कविताओं में शाश्वत भारतवर्ष का चिरंतन रूप दिखाई देता है। वैचित्रमयता यानी विचित्रता उनकी कविता में इस कदर है कि वो किसी झरने की तरह अनायास मन के गहन में प्रवेश कर जाती है। वे बिंबों के कवि हैं। कविता वो लिखते नहीं हैं बल्कि रविंद्रनाथ की तरह कविता वो कहते हैं। उनकी यही कथन शैली या सहजिया रीति बांग्ला में इसी तरह से कहा जाता है। तो इसी ने जो है बांग्ला के कवियों को, लेखकों को आकर्षित किया था। अपनी परंपरा, गांव घर से गहरा जुड़ाव, अपनी जड़ों को तलाशने का ये श्रम यहाँ के कवियों को बहुत बहुत प्रभावित किया था। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि केदारनाथ जी न केवल हिंदी की ही 3-4 पीढ़ियों को अपितु समस्त भारतवर्ष के, खासकर बांग्ला के नवीन कवियों को समान रूप से प्रभावित किया था। भारतीय भाषा में उनकी अनुदित कृतियों की संख्या इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। विदेशी भाषाओं में भी उनकी कृतियों की काफ़ी चर्चा हुई है। एक बड़े कवि के काव्य से केवल परवर्ती पीढ़ी शिक्षाएं तो नहीं प्राप्त करती है बल्कि उनके जीवन से भी गहरी शिक्षा लेती है। केदार जी की सुविशाल अनुभव समृद्ध काव्य भंडार के सामने खड़े होकर हमें अंदाजा होता है कि एक कवि के भीतर कितनी जीवनी शक्ति होने से वे इतने बड़े काव्य पुरुष बन सकते हैं। ठीक रविंद्रनाथ की ही तरह उनके जीवन से भी हमें 3 तरह की शिक्षा मिलती है। मैं ये बात कई अन्य जगह पर भी कह चुकी हूँ कि एक कवि प्रतिभा की उनके अंतहीन ऊर्जा एवं कभी ना समाप्त होने वाली, विस्मय जगाने वाली आश्चर्य सृजनशीलता। दूसरा, काव्य की निरंतर उत्कर्ष वृद्धि और नई से नई दिशाओं का अनुसंधान। तीसरा, काव्य दृष्टि का क्रमशः उन्मोचन या सृष्टि के प्रति जिज्ञासा का गहनतम अन्वेषण जो कवि को धीरे धीरे दृष्टा के स्तर पर ले जाता है। पहली शिक्षा में दैवीय रहस्य उतना नहीं है जितना
मनुष्यतर संकल्प, श्रम और साधना का हस्ताक्षर। ये शिक्षा सामान्यतः एक कवि को प्रचलित जो उसकी छवि होती है, यानी भावमूर्ति या इमेज जो कहते हैं हम, उसकी यानी कि उसके आलस, उदासीन और कर्म विमुख मूर्ति को झुटला देती है और कवि को देती है एक सामाजिक कर्मी की, सांस्कृतिक कर्मी की मर्यादा। उल्लेखनीय है कि कवि केदारनाथ जी की स्वयं की उक्ति है, कोट, मैंने साहित्य को हमेशा एक सामाजिक कर्म माना है और इस मान्यता के भीतर कहीं मेरी रचनाशीलता का स्रोत भी है। दूसरी, शिक्षा और एक मिथक को भी झुटला देती है कि उम्र के साथ साथ कवित्व म्लान हो जाता है, ये बात, जबकि कवि के किशोर वय से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र में लिखी गई कविताओं तक कहीं कोई ठहराव नजर नहीं आता। मैंने पहली बार जाना मेरे समय की सबसे जानदार पंक्तियां लिखी जा रही है पेड़ों और पत्थरों की जुबान में। ये उन्हीं की जुबानी कही गई है। तो तीसरी शिक्षा क्या है? तीसरी शिक्षा में हम पाते हैं कि किस प्रकार काल जिज्ञासा दर्शन की पृष्ठभूमि में प्रवेश करती है और काल बोध को मानव चैतन्य में सामूहिक रूप में स्थापित करती है। काफी दिनों से केदारनाथ सिंह जी की कविताओं में उनकी मृत्यु से पहले एक प्रश्न करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही थी, विशेषकर उत्तर कबीर और अन्य कविताओं में। वास्तव में प्रश्न करने की प्रवृत्ति से अधिक गहरे तथ्यों या सत्यों से परिचित होने का अवसर अधिक मिलता है। साथ ही सतह के नीचे की जानकारी या सत्य तक की पहुंचने का प्रयास भी किया जाता है। वे कविताएं अक्सर पूछती है बाहर से कम और अपने आप से ज्यादा। उदाहरणार्थ, कोट, अब आ तो गया हूं पर क्या करूं मैं, अब आ तो गया हूं पर क्या करूं मैं, एक बूढ़े पक्षी की तरह लौट लौट कर मैं क्यों यहां चला आता हूं बार बार। उत्तर कबीर और अन्य कविता के गांव आने पर से ये पंक्तियां हैं, अनकोट। अपने गांव घर के प्रति कवि मन का ये संवेदनात्मक लगा मुझे मेरे और एक अन्यतम प्रिय बांग्ला के कवि जीवनानंद की याद अनायास दिला देता है। आबार आशिबो फिरे धानशिरी नदी तीर तीरे, फिर लौट कर आऊंगा धानसिरी नदी के किनारे। रूप से बांग्ला जीवनानंद की अमर सृष्टि, उसी की एक पंक्ति है। कवि उसे सौंदर्य से परिपूर्ण देखता चाहता है, अपनी मातृभूमि को। और तभी देखिए केदारनाथ जी भी बिल्कुल इसी तरह से कहते थे, कोट, जाऊंगा कहाँ रहूंगा यहीं, जाऊंगा कहाँ रहूंगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूंगा। सच ही तो है, कहाँ गए हैं वो? हम सभी के हृदय में उनकी कविताओं के अमिट छाप तो छोड़ ही गए हैं, बिल्कुल हाथ के उस निशान की तरह। जीवनानंद के काव्य की तरह आज के इस अहम विभ्रांत एवं मीडिया सम्मोहित समय में केदारनाथ जी का काव्य हमें एक ही शिक्षा देती है और वो शिक्षा है निर्मोह की शिक्षा। आज महामारी के इस दौर पर वो हमारे साथ नहीं है, अगर रहते तो न जाने और कितने अमर सृष्टियां हमें मिलती। कवि ने जीवन पर भाषा, छंद और विषय को लेकर कई परीक्षण निरीक्षण किए, स्वयं को परिवर्तित करने की अनुकूल कोशिश की, तभी तो इतनी सारी रचनाएं कितनी कितनी बार मैंने पढ़ी हैं। परंतु जब भी फिर से पढ़ने बैठती हूँ, आज भी अनुवाद करने के बाद भी, तो लगता है कि इस कविता की कुछ पंक्तियों में तो ये एक नया अर्थ मुझे मिला है। शायद अनुवाद से पहले ये भी जान पाती तो मेरा अनुवाद और बेहतरीन होता। जिस कवि की रचना में वर्षों बाद भी इस तरह के नए भाव, नए रूप आविष्कार किए जाए, वही कवि तो सही अर्थों में बड़े और सार्थक कवि कहलाते हैं। उनकी कविता को पढ़कर मुग्ध होती हूँ। अनुवाद करते समय कई बार आंखें भीग जाती है और आज सोचती हूँ कि इस भीड़ भरे संसार में कई व्यस्तताओं के बीच भी कैसे कवि ने मनुष्य हृदय एवं जागतिक रहस्य को इतनी गहराई से अवगाहन किया था और कविता के रूप में इस कदर मोती माणिक चुन चुन कर लाए थे। वे संभवतः उन कतिपय कवियों में से एक है जिन्होंने नगर केंद्रित आधुनिक सृजनशीलता और ग्रामोन्मुख जातीय चेतना के बीच
एक सार्थक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की थी और सफल भी हुए थे। आज के इस उपभोक्तावादी समाज में रहकर भी कविता को मानव विरोधी शक्तियों के बीच एक मानव संवेद्य बनाने रखने की वे कोशिश परिवर्तन की दिशा में एक सार्थक पहल थी। उन्होंने वातावरण की तरह ही अपने शब्दों को भी हमेशा प्रदूषण से बचाए रखा। एक के बाद एक नए युग को उन्होंने नई भाषा दी और परवर्ती नए युग में प्रवेश करते गए। अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्पण समारोह के अवसर पर दिए गए वक्तव्य में उन्होंने कहा था, कोट, मेरी कविता का पाठक कहाँ और कौन है इसे मैं ठीक ठाक नहीं जानता। एक दिलचस्प किंवदंती की तरह मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हिंदी भाषी समाज में वह जो एक छोटी सी दुनिया है जिसे खूब पढ़े लिखे लोगों की दुनिया कहा जाता है ना, वही कहीं होना चाहिए आज की कविता के पाठक को। और एक सर्वज्ञात तथ्य है कि आज भले ही कवि केदारनाथ सिंह की दैहिक उपस्थिति, शारीरिक उपस्थिति हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कविताओं के पाठक देश भर में और दुनिया भर में आज फैले हुए हैं। और ये तय बात है कि वे कभी भी दुर्बल पाठक के लेखक नहीं थे, न तब थे और न आज है। उनके जैसे कवि व्यक्तित्व के उनके पाठकों को भी बहुत बहुत सहृदय और साहसी होना हो। ये बात उन्होंने कई बार मुझसे कही थी। मुझे याद है कि एक बार हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय के ही सभागार में उन्होंने ये बात मुझसे कही थी, जब वो और मैं बैठकर साथ साथ उनकी मूल कविताएं और अनुवाद की कविताएं मैं पढ़ रही थी उनके साथ। तो केदारनाथ जी की कविताओं का अनुवाद करना उतना सहज नहीं था जितनी की सहजता से वे कविता कह जाते थे। उनकी मुग्ध और चकित कर देने वाली भाषा, कवि लीलाधर मंडलोई जी के शब्दों में, जिसमें उनकी चीज़ों को देखने, सुनने, सूंघने, चखने और शब्दों में ठीक ठीक पकड़ने की विरल शक्ति थी। उन्हें दूसरी भाषा में रूपांतर करने से पहले उनके अर्थों को, भावों को, उनके विचारों को एवं उस कविता के उद्देश्य को सही से समझकर तब अनुवाद करना पड़ता। चाहे फिर वो टमाटर बेचने वाली बुढ़िया, रोटी, माझी का पुल, मेज, तौलिया, गमछा, बनारस या एक लोकगीति की अनुकृति क्यों ना हो। कई बार तो जैसे ईश्वर को एक भारतीय नागरिक के कुछ सुझाव, या फिर बनारस, या फिर मंच और मचान, कविताओं का अनुवाद करते समय अपने आप को कवि के स्थान पर बिठाकर सोचना पड़ता, तब अनुवाद किया, जो बहुत ही विरला अनुभव था मेरे लिए। उनका गद्य भी मैंने अनुवाद किया था, जिसमें सबसे पहले एक निबंध की बात याद आती है जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर एक बांग्ला पत्रिका, विशेषांक था वो टैगोर पर, बंग नवजागरण के एक अग्रदूत राधा मोहन देव की पोती थी, वो अनुराधा देव, वो है नहीं, लेकिन वो रविंद्र संगीत की विशेषज्ञ और विश्व भारती शांतिनिकेतन की विदुषी अध्यापिका थी। वो उसका संपादन कर रही थी, तो उनके आग्रह पर मैंने अनुवाद किया था। मुझे याद है केदारनाथ जी का वो निबंध और गुलजार जी की 2 छोटी कविताओं का अनुवाद मैंने किया था उस अवसर पर, जो उन्होंने खास उसी मौके के लिए लिखा था। तो वो एक अविस्मरणीय अनुभव था मेरे लिए। केदार जी लिख रहे हैं कवि रविंद्रनाथ पर, कभी मौका मिलेगा तो उस लेख का कुछ अंश शायद सुनाऊंगी। फिर आप सभी जानते हैं कि उनकी बहन यहाँ हावड़ा में रहती थी, बंगाल में, और उनकी माँ के साथ उनके लगाव की जो कहानी है वो तो सर्वज्ञात है। उनकी माँ भी हावड़ा में, शिवपुर में रहती थी। वो माँ से मिलने अक्सर आया करते थे कलकत्ता। माँ के सामने वो ऐसे थे जैसे 5 साल के नन्हे केदार। जब भी आते कलकत्ते के महत्वपूर्ण बांग्ला भाषी कवियों से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता, और ऐसे में मैं उनके साथ हो लेती। चाहे वो इलाहाबाद पाटना का कवि सम्मेलन हो, दिल्ली में कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो, कलकत्ते के विख्यात कॉफी हाउस में अड्डेबाजी हो, या कवि सुनील गंगोपाध्याय के घर युवा कवियों के साथ बातचीत, या फिर साहित्य अकादमी के सभागार में संग संग हिंदी बांग्ला काव्य पाठ का कोई आयोजन हो, तो ऐसे समय में जो है हम लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते थे। और मुझे याद है कि सॉरी, एक मिनट। तो
मुझे याद है कि बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं दिखा रही हूँ आज भी। ये देखिए मेरे पास बैठे हुए हैं कवि, बिल्कुल इसी तरह से उस समय भी वो मेरे पास बैठे हुए थे और हम लोग पाठ कर रहे थे। तो भुला थे। तो उस समय वो मुझे याद है कि साहित्य अकादमी का ये कार्यक्रम हुआ था और उस समय हम लोग पास पास बैठे हुए थे, बिल्कुल आज की तरह। आज उनकी तस्वीर है मेरे पास, वो नहीं है। और वो मेरे लिए एक बहुत गर्व और हर्ष का पल था। श्रोताओं ने काफ़ी पसंद किया था वो कार्यक्रम, मुझे याद है। कवि स्वयं और उनके बंगला पाठक सबकी प्रतीक्षा थी कि अब उनके अनुदित पुस्तक के छपकर आने की। जब भी फ़ोन पर बात होती पूछते कब निकलेगी किताब। खुद भी साहित्य अकादमी में फ़ोन लगाते। इसी बीच 2018 के जनवरी में कलकत्ता आए। आने से पहले फ़ोन पर बात हुई थी। कहा था किताब का लोकार्पण करके वापस चला जाऊंगा। मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा उस बात का। वो आए थे जनवरी के महीने में, लेकिन फिर जो गए और नहीं आए। कभी कभी यादों के आईने में कई कई तस्वीरें उभर आती है और लगता है कि वो कहीं नहीं गए हैं, यही हैं, यही हमारे पास। कलकत्ते में हमारी बहुत प्रिय दीदी, विख्यात कवयित्री मधुर स्वभाव की निर्मला टोडी जी हैं। केदारनाथ जी जब भी आते थे बालीगंज में उनके घर में कई बार मिलने को बुलाते थे। वहाँ खूब खाना पीना होता, साथ ही कविता और कहानी की पाठ होती। उन दिनों उनकी चुनिंदा कविताओं का अनुवाद बांग्ला में साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाला था और अनुवाद का दायित्व जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि हम लोगों ने साथ साथ जो है कविताओं का पाठ किया था। वो मूल कविताओं का पाठ कर रहे थे और मैं अनुदित। और वो बहुत अच्छा हुआ था कि मैं साहित्य अकादमी के प्रति सच में ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कलकत्ते में इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्योंकि किताब के प्रकाशन होने के बाद जब जब वो किताब आई छपकर, तब तक तो कवि जा चुके थे इस दुनिया से बहुत दूर। तो उन दिनों उन चुनिंदा कविताओं का अनुवाद मैं कर रही थी। बहुत प्रसन्न थे केदारनाथ जी और मैं उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार थी। 2017 में केदारनाथ जी वक्ता के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जीडी बिरला स्मृति व्याख्यानमाला में उन्हें आमंत्रित किया था हम लोगों ने। 3 दिन तक चलने वाले उस व्याख्यानमाला में हमें एक अत्यंत संवेदनशील कवि, एक बेहतरीन मनुष्य एवं एक सर्वश्रेष्ठ साहित्य के अध्यापक केदार जी को हमने पाया। 3 दिनों तक कलकत्ते का विद्वान समाज समृद्ध से समृद्धतर होते गए। उसके तुरंत बाद फिर इस साहित्य अकादमी के कवि अनुवादक कार्यक्रम जिसका मैंने जिक्र कर रही थी। तो आज मुझे वो पल जब याद आता है कि जनवरी के 2018 जनवरी में जब वो आए और आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैं उस समय एक प्रशासनिक मीटिंग में व्यस्त होने के कारण मैं फ़ोन नहीं उठा पाई थी। उसके बाद शाम को जब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो उठा नहीं पाए, शायद वो भी व्यस्त रहे होंगे, कोई मिलने वाला आया होगा। मुझे मेरी निर्मला जी से बात हुई तो निर्मला जी ने कहा कि हाँ कल जो है केदारनाथ जी ने कहा है हाँ कल शाम हम लोग 4 बजे हमारे ही घर सबके साथ हम लोग मिलेंगे और उनको भी मैंने कुछ को बुलाया है और हम लोग कविता और कहानियों पर जिस तरह से बातचीत करते हैं उस तरह बातचीत करेंगे, तुम ज़रूर आ जाना। मैंने कहा मैं ज़रूर आ जाऊँगी, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, अफसोस हुआ, कल जाकर मैं मिलती हूँ। लेकिन दूसरे दिन फ़ोन आया निर्मला जी का। मैं सोच रही थी कि शायद समय कुछ बदला होगा इसलिए वो मुझे उसकी सूचना देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अस्वस्थ हो गए हैं केदारनाथ जी, उनको बुखार है और शाम को ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मैं फिर आप तुमको बताती हूँ अगर उसके बदले में हम लोग कभी और प्रोग्राम करें तो। फिर उसके बाद जब मैंने शाम को फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो इतने अस्वस्थ हो गए थे कि उन्हें बेलव्यू नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा था। और आज कुछ देर पहले जब निर्मला जी से बात हुई तो तब फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो बेलव्यू में भी पूछ रहे थे कि जिस किताब पर, जिस कविताओं पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था वो किताब कब आएगी। तब भी उन्होंने पूछा था।
लेकिन मेरे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि मैं उनसे मिलने के लिए बेलव्यू नहीं जा पाई थी। और जब मेरी जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, उसी दिन मुझे पता चला कि उनको दिल्ली जो है ले गया गया है और वो एम्स में भर्ती हो गए हैं। तब से मैंने एक आदत बना ली है कि किसी का भी फ़ोन आए मैं फ़ोन अवश्य उठाऊं, और यदि बहुत व्यस्त भी रहूं तो बाद में ज़रूर फ़ोन करूं। ऐसा ना हो कि उनकी आवाज़ फिर कभी सुनने को मुझे ना मिले। मेरे अनुवाद में उनकी कुछ प्रिय कविताएं हैं जो कई बार वो मुझसे सुनना चाहते थे, जिनमें बनारस भी एक कविता थी। हम लोगों ने साथ साथ साहित्य अकादमी ही नहीं बल्कि इंडियन कॉफ़ी हाउस में कलकत्ते में पाठ किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो हमारा सभागार है वहाँ हमने पाठ किया था। लेकिन लोकार्पण की जिसकी तीव्र इच्छा केदारनाथ जी के मन में थी और मेरे मन में भी, वो पूरा ना हो सका। जिस महीने में, यानी कि मार्च के इसी महीने में वो किताब जब तक आई तब तक वो दिवंगत हो चुके थे। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कुछ 2-3 कविताएं और उनका अनुवाद। मैं आदरणीय सदानंद साई जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने कवि केदारनाथ जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का मुझे एक स्वर्ण अवसर दिया है। वो किताब जो साहित्य अकादमी से छपी थी और जिस पर आज का ये कार्यक्रम है, वो ये है कापाश फूल ओ ओन्ननो कविता। जिस कविता से मैंने अपनी बात शुरू की थी, कविता क्या है? कविता क्या है? हाथ की तरह उठा हुआ हाथ, देह की तरह झुकी हुई आत्मा। उसका मैं बांग्ला अनुवाद पढ़ रही हूँ। इस कविता से आप में से कई श्रोता मुझे लगता है कि परिचित होंगे। कविता की हाथेर दिके बाड़ानो हाथ, देहेर दिके झुके थाका आत्मा, মৃত্যুকে চোখ রাঙানো। কবিতা কি? কোনো আক্রমণের পর পায়ের খোঁজ, রক্তাক্ত জুতো, নায়কের মৌনতা, বিদূষকের চিৎকার, চুল পড়ায় নাপিতের চিন্তা, একটি পাতা ঝরে যাওয়া জাতীয় শোক। শেষমেশ কি? কি কবিতা? আমি যখনই ভাবি আমার রামচন্দ্র শুক্লার গোঁফ মনে পড়ে যায়। গোঁফের আড়ালে চাপা হাসি, হাসির পিছনে কবিতার রহস্য, কবিতার রহস্যে হেসে ওঠা गोफ। बांग्ला और हिंदी में भाषागत बहुत अंतर नहीं है, आप समझ गए होंगे। हालांकि मैंने फिर से हिंदी जो मूल कविता है उसका पुनर्पाठ नहीं किया। अब जिस कविता पर इस पुस्तक का शीर्षक है कापाश फूल, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। कपास के फूल। वे देवता को पसंद नहीं, लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं। आश्चर्य तो ये है कि कविगण भी लिखते नहीं कविता कपास के फूल पर। प्रेमीजन भेंट में देते नहीं उसे कभी एक दूसरे को, जबकि वो है कि नंगा होने से बचाता है सबको। और सुतर गया मौसम तो भूख और प्यास से भी बचाता है वो। ईश्वर को तो ठंड लगती नहीं, वैसे नंगा होना भी वहां उतना ही सहज है, उतना ही दिव्य। इसलिए इतना तय है कि ठंड के विरुद्ध आदमी ने ही खोजा होगा पृथ्वी पर पहला कपास का फूल। पर पहला झिंगोला कब पहना उसने? पहले तागे से पहली सुई की कब हुई थी भेंट? वो भूल गई है हमारी भाषा, जैसे अपनी कमीज पहनकर भूल जाते हैं हम अपनी दर्जी का नाम। पर क्या कभी सोचा है आपने, वह जो आपकी कमीज है किसी खेत में खिला एक कपास का फूल है जिसे पहन रखा है आपने। जब फुर्सत मिले
जब फुर्सत मिले तो कृपया एक बार इस पर सोचिए ज़रूर कि इस पूरी कहानी में सूत से सुई तक सब कुछ है, पर वो कहाँ गया है जो इसका शीर्षक था। जो मूल बांग्ला है, मूल से जो बांग्ला अनुवाद है, शीर्षक है वही কাপাস ফুল। ওরা দেবতার প্রিয় নয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। আশ্চর্যের কথা এই যে কবিরাও লেখেননি কবিতা কাপাস ফুলের ওপর। প্রেমিকজনেও দেয় না উপহার কখনো একে অপরকে কাপাস ফুল, অথচ সবার নগ্নতাকে ঢেকে দেয় ওরা। যখন বদলে যায় ঋতু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচায় কাপাস ফুল। ঈশ্বরের তো আর ঠান্ডা লাগে না, অবশ্য নগ্ন হওয়া সেখানে ততটাই সহজ যতটা দিব্য। তাই বোধহয় ঠান্ডাকে পরাজিত করতে মানুষ খুঁজেছে পৃথিবীর ওপর প্রথম কাপাস ফুল। প্রথম আলখাল্লাটা কবে পড়া হয়েছিল, প্রথম সুতোর সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল, প্রথম সূচটি, এটা ভুলে গেছে আমাদের ভাষা। ঠিক যেমনটা জামাটা গায়ে দিয়ে ভুলে যাই আমরা আমাদের দর্জির নাম। কিন্তু কখনো কি ভেবেছেন আপনারা একবারও, ওই যে আপনার জামা, কোনো একটি জমিতে ফোটা একটি কাপাসের ফুল। কখনো অবসরে ভাববেন তো একবার, এই পুরো গল্পটায় সূচ থেকে সুতো সবই তো আছে, শুধু ওরা কোথায় গেল যাদের नामे এই कविता। दूसरी कविता जो मुझे बहुत प्रिय थी और कवि को भी, वो कविता है एक लोकगीत की अनुकृति। एक लोकगीत की अनुकृति। मूल कविता कुछ इस प्रकार है। उन्होंने उसमें लिखा है एक लोकगीति की अनुकृति के नीचे ही कि ये मैंने मंगल माझी से सुना था ये गीत। आम की सोर पर मत करना वार, नहीं तो महुआ रात भर रोएगा जंगल में। कच्चा बांस कभी काटना मत, नहीं तो सारी बांसुरियां हो जाएंगी बेसुरी। कल जो मिला था राह में हैरान परेशान, उसकी पूछती हुई आंखें भूलना मत, नहीं तो सांझ का तारा भटक जाएगा रास्ता। किसी को प्यार करना तो चाहे चले जाना 7 समुंदर पार, पर भूलना मत कि तुम्हारी देह ने एक देह का नमक खाया है। अब अनुवाद। একটি লোকগীতির অনুকৃতি শুনেছিলাম মঙ্গল মাঝের মুখ থেকে। আমের মুকুলে মারিস নে ঢিল, তাহলে মহুয়া সারা রাত কাঁদবে জঙ্গলে। আমের মুকুলে মারিস নে ঢিল, তাহলে মহুয়া সারা রাত কাঁদবে জঙ্গলে। কাঁচা বাঁশ কাটিস নে কখনোই, তাহলে বেসুরো হয়ে যাবে সব কটা বাঁশি। কাল রাস্তায় দেখা হয়েছিল যার সঙ্গে, ক্লান্ত সেই পথিকটি, প্রশ্নাকুল দুটি চোখ, ভুলিস নে কখনোই, তাহলে সাঁঝের তারা হারিয়ে ফেলবে পথ। কাউকে ভালোবেসে যদি চলে যেতে চাস, তো যাবি 7 সমুদ্র পার, তবে ভুলিস নে তোর দেহ আরেকটি দেহের নুন খেয়েছে, তোর দেহ আরেকটি দেহের নুন খেয়েছে। एक बिल्कुल दूसरी तरह की कविता सन 47 को याद करते हुए। ये बहुत विख्यात कविता है, आप सभी इसे अच्छी तरह से जो है इस कविता से परिचित है, खासकर नूर मियाँ से, इनके नाम से। तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह? गेहुए नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अंत में लौटने वाली नूर मियाँ।
19 का पहाड़ा? क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर ये निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ? क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं? ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? एक बेहद खूबसूरत कविता, इसका अनुवाद मैं आपको सुनाती हूँ। 47 সালের স্মৃতিতে। তোমার নূর মিয়াকে মনে পড়ে কেদারনাথ সিং? ফর্সা নূর মিয়া, বেটে নূর মিয়া, রামগড় বাজারে সুরমা বেচে টেচে সবশেষে ফিরে আসা নূর মিয়া। তোমার কি কিছু মনে আছে কেদারনাথ সিং? তোমার মনে আছে মাদ্রাসা, তেঁতুল গাছ, ইমামবাড়া? তোমার কি 19-এর ঘরের নামটা মনে আছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত? নিজের ভুলে যাওয়া স্লেট থেকে যোগ বিয়োগ করে বের করতে পারো কেন একদিন হঠাৎ তোমার বাসস্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিল নূরে মিয়া? তোমরা কি জানো উনি এখন কোথায় আছেন? ঢাকা না মুলতান? তুমি কি বলতে পারো প্রতি বছর কত পাতা পড়ে যায় পাকিস্তানে? তুমি চুপ করে আছো কেন কেদারনাথ সিং? তুমি চুপ করে আছো কেন কেদারনাথ সিং? তোমার অঙ্ক কি এতই দুর্বল? তোমার অঙ্ক কি এতই দুর্বল? हालांकि केदारनाथ जी को चुप कराना बहुत मुश्किल था। दूसरी और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कविता बनारस। बनारस क्योंकि बहुत लंबी कविता है इसलिए मैं सिर्फ मूल नहीं जाऊंगी, मूल पे मैं अनुवाद सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप क्योंकि मूल कविता से परिचित है तो उसका आस्वाद उसे अनुवाद में मिलेगा। बेनारस। खासकर केदारनाथ जी की कई कविताओं के यहाँ भक्त हैं, लेकिन बनारस कविताएं हमारे यहाँ के जो बंगाल के जो बांग्ला पाठक हैं उन्हें ये कविता बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ये पूरी कविता मैं आपको सुना रही हूँ बांग्ला में। এই শহরে বসন্ত হঠাৎ আসে, এই শহরে বসন্ত হঠাৎ আসে, যখন আসে তখন দেখেছি লহরতারা বা মারওয়াডিহ থেকে আসে ধুলোর এক ঝড়, আর এই মহান পুরনো শহরের জীব কিচকিচ করে। যা আছে তা লক লক করে ওঠে, যা নেই তা ফেলতে থাকে পানের পিক। মানুষ দশাস্য মেধে যায় আর দেখে যে ঘাটের শেষ পাথরটা আরেকটু মোলায়েম হয়ে গেছে। সিঁড়িতে বসে থাকা বাদরদের চোখে এক অদ্ভুত আর্দ্রতা আর এক অদ্ভুত ঝকঝকে ভাব, ভিখারিদের বাটির রিক্ততা। কখনো দেখেছো কি তুমি, কখনো দেখেছো কি তুমি শূন্য বাটিগুলোয় বসন্তের নেমে আসা? এ শহর এইভাবেই উন্মোচিত হয়, এভাবেই ভরে ওঠে আর শূন্য হয়ে ওঠে এ শহর। এইভাবেই রোজ রোজ এক অনন্ত সব কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় অন্ধকার গলি দিয়ে চকচকে গঙ্গার দিকে। এই শহরের ধুলো ধীরে ধীরে ওড়ে, ধীরে ধীরে চলে মানুষ, ধীরে ধীরে বাজে ঘন্টা, সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে। এই ধীরে ধীরে হওয়া, ধীরে ধীরে ঘটে চলার এক সামগ্রিক লয় দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে গোটা শহরটাকে, এমনভাবে যে কোনো কিছুই পড়ে যায় না, যে নড়ে যায় না কিছুই, যে যেখানে যা কিছু রাখা ছিল সেখানেই রাখা আছে, যে জলও আছে সেখানেই, সেখানেই বাঁধা আছে নৌকা, সেখানেই রাখা আছে তুলসী দাসের খড়ম শত শত বছর ধরে। কখনো সকাল সন্ধে কোনো খবর না দিয়েই ঢুকে পড়ে এই শহরে, কখনো আরতির আলোয় একে হঠাৎ দেখো অদ্ভুত এর গড়ন গঠন। এ শহর অর্ধেক জলে, অর্ধেক মন্ত্রে, অর্ধেক ফুলে, অর্ধেক শবদেহে, অর্ধেক ঘুমে, অর্ধেক শঙ্খে।
যদি মন দিয়ে দেখো তাহলে এটা অর্ধেক কিংবা অর্ধেক নয়। যা আছে তা দাঁড়িয়ে আছে কোনো স্তম্ভ ছাড়াই, যা নেই তাকে ধরে আছে ছাই আর আলোর উঁচু উঁচু স্তম্ভ, আগুনের স্তম্ভ, ধোঁয়ার, সুগন্ধের, মানুষের ঊর্ধ্ববাহুর স্তম্ভ, কোনো অলক্ষিত সূর্যকে দেওয়া অর্ঘ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবেই গঙ্গা জলের মধ্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এ শহর, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এ শহর নিজের অন্য পাটিকে একেবারে ভুলে गई, एकेबारे भूलेगी। ये कविता पढ़ते हुए, इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़ी हो जाती है। पता नहीं मैं इनके मूल कविता के उस ऊंचाई को छू पाई हूँ कि नहीं, ये तो पाठक ही बताएंगे। लेकिन आज भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो मेरे पास इस तस्वीर से शायद मुझे ही देख रहे हैं, मेरी और ही देख रहे हैं, और शायद आप लोगों को भी। जो बातें मैं कह नहीं सकी शायद उनकी कविताओं ने कह दी होगी। और एक कविता जिसका जिक्र मैंने अपने, जब मैं बोल रही थी उस समय मैंने किया था हाथ, पहली कविता जिसका अनुवाद किया था और वो कॉलेज मैगजीन में छपी थी, उसका बांग्ला मैं पढ़ देती हूँ। हाथ। ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে আমি ভাবলাম, ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে আমি ভাবলাম পৃথিবীটা যদি হাতের মতো নরম আর সুন্দর হতো। इतने कम शब्दों में इतने गहरे अर्थों वाली बात उन्होंने कह दी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी कविताओं के पढ़ने के बाद शायद कुछ और कहने को रह नहीं जाता। सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जब तक इस धरित्री पर प्राण रहेंगे, जब तक हरितिमा रहेगी, जब तक प्रेम रहेगा मनुष्य और मनुष्य के बीच, तब तक केदारनाथ जी की कविता हमारे प्राणों में, हमारे प्राणों का स्पंदन बनकर जीवित रहेगी। मैं हृदय से आभारी हूँ साखी की कि आपने मुझे मौका दिया आज कवि श्रेष्ठ को फिर से एक बार याद करने को और उनकी कविताओं को पाठ कर फिर से एक बार उन पलों को जीने का ये सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे श्रोताओं को जिन्होंने मुझे अब तक सुना और कवि को याद किया। मैं समझती हूँ निर्मला जी भी आज उन श्रोताओं में रही होंगी शायद, और वो भी शायद मेरी तरह उन्हें खूब याद कर रही होंगी उन पलों को जब हमें मिलना था और मिल नहीं पाए। इसलिए अब मैंने आदत बना ली है कि जब कोई मुझे फ़ोन करता है मैं उसको ज़रूर कॉल बैक करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।